मैंने अपने बेटे से कहा, अरे ये क्या तमाशा है बेटा, ये सब इतना बड़ा चौड़ा एकदम मेरे सामने कैसे आ टपका। इस पर वो हंसते हुए बोला, मम्मी ये बताओ ना, मैं अच्छा हूं कि नहीं, कैसा लग रहा हूं मैं। मैंने हंसकर कहा, अरे बेटा तू तो एकदम लाजवाब है, मेरे राजा बेटा। इस पर वो शर्माते हुए बोला, सच में मम्मी, तुझे सचमुच लगता है या बस यूं ही दिल खुश करने के लिए बोल रही हो। मैंने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। अरे बेटा तेरी तो बात ही अलग है। जो भी लड़की तेरे साथ शादी करेगी वो खुद को सबसे भाग्यशाली मानेगी, क्योंकि तू सिर्फ उसका साथ नहीं देगा बल्कि उसकी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना देगा कि वो एक पल भी तेरे बिना रह नहीं पाएगी। और देख बेटा, ये जो मैं सामने इतना बड़ा चौड़ा देख रही हूं ना, ये देखकर मैं चिल्ला चिल्ला कर कहती हूं कि तू अपने बाप से भी 4 कदम आगे है। याद है उस दिन तूने जो मेरे साथ मस्ती की, सचमुच मानो तरबूज फोड़ दिया। तब से मैं पूरी तरह हिल गई हूँ। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। आज की मेरी कहानी थोड़ी ख़ास है क्योंकि इस कहानी में मैं अपने लाडले बेटे और पड़ोस की भाभी जी के साथ की मज़ेदार बातें सुनाऊंगी। उससे पहले ज़रा रुकिए, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो घंटी वाला बटन ज़ोर से बजाइए ताकि मेरी हर नई कहानी का मज़ा आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब चलिए अपनी कहानी पर चलते हैं। मेरा नाम सरिता है और मेरी उम्र 40 साल है। ये करीब 20 साल पहले की बात है। एक दिन मेरे पति, जिनका नाम संजय था, मुझसे बोले, सरिता मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा। मैंने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो ना हमारे साथ, मुझे तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लगता। इस पर वो बोले, नहीं सरिता, ये सफ़र ज़रूरी है, इसमें अच्छे पैसे मिलेंगे और मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। तब मैं भी सोची और बोली, ठीक है, अगर इसमें कुछ अच्छा पैसा कमाने को मिल रहा है और जिससे हमारा कर्जा चुक सकता है तो फिर जाओ। फिर अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो देखी संजय अपनी बैग पैक कर रहे हैं। तो मैंने पूछा, अरे ये क्या, तुम सचमुच जा रहे हो? इस पर वो बोले, हाँ जा रहा हूँ, तुम तो देख ही रही हो हमारी हालात। तब फिर से मैंने मना किया, नहीं नहीं प्लीज़ रुक जाओ, हमारे साथ ही रहो। पर वो अड़े रहे, बोले, अरे हमने तो कल बात कर ली थी ना। इस पर मैंने कहा, संजय हमारा बस एक ही बेटा है, हमारा छोटा सा राजा बेटा, हमें उसकी पढ़ाई, उसकी परवरिश और फिर उसकी शादी का इंतज़ाम भी करना है, इसलिए ये सब छोड़कर जाना ठीक नहीं। इस पर वो हंसते हुए बोले, बस 1 साल की बात है सरिता, फिर मैं लौट आऊँगा और फिर हम सब मज़े में रहेंगे। तब मैंने बस भगवान से अपने पति के लिए प्रार्थना किया और कहा, ठीक है जाओ। और वो सचमुच चले गए। संजय के जाने के बाद मैं इंतज़ार करती रही। 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल और देखते देखते 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में मेरा मन पूरा टूट चुका था। फिर मैंने सोचा, या तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे या हमें भूल गए हैं, क्योंकि पहले साल के बाद से ना उन्होंने कोई चिट्ठी भेजी, ना कोई फ़ोन किया, ना कोई खबर दी थी। तब मैंने अपने बेटे रोहन के लिए हिम्मत जुटाई, जो तब सिर्फ 10 साल का था। उसके लिए मैंने नौकरी शुरू की ताकि उसका पेट भर सकूं, उसे पढ़ा सकूं। तब से लेकर आज तक मैं काम कर रही हूं। अब रोहन 20 साल का हो गया है, एकदम जवान और हैंडसम लड़का। 1 साल पहले की बात है, मैं अपनी पड़ोसन और सहेली शांति दीदी के साथ बैठी थी। वो मुझसे 3-4 साल बड़ी होंगी। तब हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे और तब रोहन हमारे पास में अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ था। तब शांति दीदी मुझसे बातें करने लगीं और फिर हम दोनों की गपशप शुरू हो गई। तब शांति दीदी अपने पति के बारे में बता रही थी कि कैसे वो उसे बहुत प्यार करते हैं और हर एक दिन में उसे कितना खुश करते हैं। तब वो ये भी बता रही थी कि अगर उसका पति मूड में ना भी हो तो भी वो उसे कैसे मनाती है। तब वो हंसी मजाक और प्यार से उसे राजी कर लेती है। तब जब मैंने शांति दीदी से ये सब सुनी तो हंस पड़ी और बोली, अरे दीदी, आपका तो नसीब बहुत ही अच्छा है। अब मुझे ही देखो ना, मैं तो कितने सालों से अकेली हूँ। संजय तो गया और मुझे भूल कर कहीं खो सा गया। तब ये कहते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी शांति दीदी बोली, अरे सरिता, तू रो क्यों रही है? तू अभी जवान है, सुंदर है, इसलिए दुनिया का कोई भी मर्द तुझे पाने की ख्वाहिश रखेगा। वैसे अब तो तू नौकरी भी करती है,
तो क्यों ना तू कोर्ट जाकर संजय से तलाक ले ले और दोबारा शादी कर ले, क्योंकि तुझे भी तो प्यार चाहिए, वो सारी खुशियां चाहिए जो एक औरत को मिलनी चाहिए। तब शांति दीदी इतने जोश में ढेर सारी बातें करने लगीं जो मैं यहाँ बता नहीं सकती। अगर आप सचमुच वो सारी बातें सुनना चाहते हैं जो उसने मुझसे कही थीं, तो इसके लिए हमें दूसरी प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, क्योंकि वो सब यहाँ नहीं कर सकते। खैर, उसकी बातों पर मैं हंस रही थी और मज़े ले रही थी। फिर मैंने भी मस्ती में बोली, अच्छा तो दीदी तेरा पति तेरे साथ ऐसा वैसा करता है और तू भी उसे ऐसा वैसा करवाती है? इस पर वो हंसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल सरिता, अगर वो 2 से 3 दिन तक कुछ नहीं करता तो मैं पूरी दुनिया हिला दूंगी। फिर वो काम होना ही चाहिए, और वो भी मेरी मर्जी से, खासकर जब बात तरबूज की हो। तब दीदी की बातें सुनकर मैंने मस्ती में कहा, सच में दीदी? इस पर वो बोली, और नहीं तो क्या सरिता, वो तो हर दिन मेरे लिए बैलून फुलाए, तरबूज खाए, अगर पूरा नहीं भी हुआ तो कम से कम आधा घंटा तो बैलून फुलाने में लगाए। इस पर मैंने हंसकर कहा, अरे दीदी तू तो एकदम सयानी और समझदार निकली। वो बोली, बिल्कुल सरिता, मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ती, जो चाहिए वो ले लेती हूँ। तब हम दोनों बहुत देर तक हंसते रहे। फिर वो बोली, जानती है सरिता, शादी के शुरुआती दिनों में मैं हमेशा तरबूज पर ज्यादा ध्यान देती थी। इस पर मैंने पूछा, क्यों दीदी? तो वो बोली, क्योंकि वो सबसे मज़ेदार है, सबसे प्यारा है, उसमें हर चीज़ का मज़ा है। तब उसकी बातों ने मुझे ऐसा उलझन में डाला कि मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या करूं, क्योंकि अब मेरे दिल दिमाग में आग सी लग गई। फिर वो उठी और बोली, चल अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में मेरा पति भी आएगा और हम मज़े करेंगे, और तू यहाँ अकेली बैठी है, ना कोई मतलब ना कोई रिश्ता। तब शांति दीदी की बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, जिससे मेरा मन भारी हो गया। फिर थोड़ी देर वहीं बैठी रहने के बाद मैं रसोई में खाना बनाने गई। तब रोहन, मेरा बेटा, अभी सो रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठा और रसोई में आया और बोला, मम्मी 2 कप चाय बनाओ ना, पीने का मन कर रहा है। इस पर मैंने कहा, नहीं बेटा, मैंने अभी ही शांति दीदी के साथ चाय पी है। फिर वो बोला, ठीक है मम्मी। लेकिन फिर वो मेरे पास आया। तब ना जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगा। फिर ना चाहते हुए मेरा ध्यान इधर उधर गया। फिर मैंने खुद से कहा, अरे ये क्या, ये सब इतना बड़ा चौड़ा कैसे हो गया? अब मैं हैरान थी। तभी रोहन बोला, मम्मी कहाँ खो गई हो? मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, और अपने काम में लग गई। लेकिन रोहन बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करता रहा। तब हर बार वो इतना पास आता कि मैं घबरा जाती। आखिरकार मैंने तंग आकर रसोई से बाहर निकलकर हॉल में आकर बैठ गई। तभी मेरे मन में ख्याल आया, अरे ये क्या माजरा है, इतना जल्दी मेरा बेटा बड़ा कैसे हो गया? और तो और अब वो मेरे आगे पीछे क्यों कर रहा है? तब मैं पूरी सोच में पड़ गई कि आखिर मेरा बेटा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। फिर ऐसे ही 5 दिन बीत गए। लेकिन इन 5 दिनों में हर रात मैं रोहन के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनती। पहले तो मुझे लगा शायद वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है, लेकिन फिर शक होने लगा कि कहीं कोई और तो नहीं है उसके साथ। वैसे मैंने कभी उसकी निजता में दखल नहीं दिया था, न कभी बिना इजाज़त उसके कमरे में गई थी, न कभी उसकी चीज़ें छुई थीं। लेकिन ये सिलसिला 1 हफ्ते तक चला। तब हर रात वही आवाज़ें, वही शक, जिसके कारण मेरा दिमाग पागल होने को था। यहाँ तक कि अब मैं सोचने लगी थी कि क्या वो कोई लड़की लाता है, और जब मैं अपने कमरे में सो रही होती हूँ तो क्या वो किसी के साथ रात बिताता है। फिर आखिरकार एक रात मैंने ठान लिया कि अब सच जानना है। उस रात मैं सोई नहीं, अपनी आंखें खुली रखीं। फिर देर रात जब रोहन घर आया तब थोड़ी देर इधर उधर बैठा, फिर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के कुछ ही देर बाद वही आवाज़ें फिर शुरू हुईं। तब रात के 12 बज रहे थे, तो मैंने सोचा बस अब और नहीं, मुझे देखना ही होगा। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उसके कमरे के दरवाजे की झिरी से झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखा नहीं, क्योंकि उसका बिस्तर दरवाजे के सामने नहीं था और तब कमरा भी अंधेरा था। तब रोहन शायद बिस्तर पर पीठ करके बैठा था या लेटा था। वैसे हॉल की लाइट हम रात को बंद कर देते हैं ताकि नींद अच्छी आए, तो अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था।
फिर मैंने हौले से पंजों के बल दरवाजे का हैंडल घुमाया। फिर धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर घुसी। फिर मैंने जमीन पर झुककर बिस्तर के पास तक रेंगते हुए चुपके से उसकी तरफ बढ़ी। फिर अचानक मैं उसके सामने खड़ी हो गई। तब उसका मोबाइल पास में था और वो उसमें पूरी तरह खोया हुआ था। अब आगे आप तो समझ ही गए होंगे कि वो क्या कर रहा था। तब मैं रोहन के सामने खड़ी थी, लेकिन वो मोबाइल में डूबा हुआ था। फिर जैसे ही उसने मुझे अपने पास देखा, वो ऐसा चौंका कि लगा बेचारा डर के मारे मर ही जाएगा। वो चिल्लाया, मम्मी। तभी मैंने झट से लाइट जलाई और गुस्से में बोली, ये क्या देख रहा है तू? इस पर वो घबराते हुए बोला, अरे मम्मी, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तब मैंने कहा, हाय राम। फिर बोली, बेटा ये बता, ये सब क्या है? इस पर वो बोला, मम्मी तू कब आई, कैसे आई? तू तो भूतनी की तरह चुपके से घुस आई। इस पर मैंने हंसते हुए कहा, अरे मेरे लाल, मैं तो दरवाजे से सीधे आई हूँ। तू ही तो मोबाइल में ऐसा खोया था कि तुझे दुनिया की खबर ही नहीं। फिर मैंने गुस्से में उसका चादर हटाया और सब कुछ साफ साफ देख लिया। फिर मैंने कहा, अरे ये क्या रोहन, तू तो बड़ा हो गया। इस पर वो शर्माते हुए बोला, तो क्या मम्मी, मैं हमेशा छोटा थोड़े रहूंगा? फिर मैंने कहा, सचमुच बेटा, मुझे तो ध्यान ही नहीं गया कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। इस पर वो बोला, हाँ मम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तब मज़े की बात ये थी कि उसने ना तो कुछ छुपाने की कोशिश की और ना ही कोई बहाना बनाया, बस नॉर्मल रहा। तो मैंने फिर पूछा, बता ये क्या देख रहा था? इस पर वो बोला, जो लोग देखते हैं वही मम्मी। और फिर उसने बड़े भोलेपन से मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया कि देख मम्मी, ये देख रहा था। तब जैसे ही मैंने मोबाइल देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि तब वो कुछ ऐसी वैसी चीज़ें देख रहा था और बड़े आराम से मज़े ले रहा था। तब मैंने गुस्से में कहा, ये क्या बकवास है रोहन, ये सब खतरनाक है, तेरे लिए नुकसानदायक है, ऐसा मत देख, ये गलत है, समझा? इस पर वो बोला, तो मैं क्या करूं मम्मी, इसका कोई और रास्ता तो बताओ। फिर आगे उसने कहा, मम्मी सारे लड़के तो ऐसा ही करते हैं। ये सुनते ही मैंने झट से उसे डांटा, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं करता, ये सब बकवास बातें मत बोल। तू ही ऐसा है जो ये गंदी हरकत कर रहा है। तुझे तो थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो ऐसा तू करेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस पर वो हंसते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी मम्मी, आ मेरे पास बैठ और ये सीन देख। तब उसने मोबाइल पर एक वीडियो चालू किया जिसमें एक लड़का और एक उम्र दराज औरत थी। ये देख। मैंने चौंक कर पूछा, ये क्या है? इस पर वो हंस पड़ा और बोला, ये उसकी माँ है। मैंने कहा, क्या बकवास है ये? वो बोला, सच में मम्मी। अच्छा सुन, वो उसे मम्मी बोल रहा है ना? और सचमुच वो वीडियो में उसे मम्मी कह रहा था। तब मैंने गुस्से में कहा, रोहन ये सब क्या है, तुझे ऐसा क्यों पसंद है? इस पर वो बोला, बस ऐसे ही मज़ा आता है, क्योंकि ये वाला तो बहुत मस्त होता है। तब ये कहते हुए वो बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था और मैं उस वीडियो को देखकर परेशान हो रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग के तार हिल रहे थे, क्योंकि उस वीडियो में भी वो औरत बहुत खुश और पूरी तरह डूबी हुई थी और वो लड़का उसे मम्मी मम्मी कह रहा था और वो औरत बड़े मज़े में थी। सब कुछ इतना खुला खुला और अजीब था कि मेरे होश उड़ रहे थे। तभी अचानक रोहन ने मुझसे कहा, मम्मी तू भी ट्राई करना, सच में मज़ा आएगा। इतना कह वो मेरे और करीब आने लगा और तब मैं एकदम हैरान थी। थोड़ी देर बाद वो पूरी शिद्दत से तरबूज खाने में लगा जैसे बहुत भूखा हो। हालांकि मैं भी उतनी ही बेकरार थी, शायद उससे भी बहुत ज़्यादा। तब वो 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक मेरे साथ रहा। आखिरकार हम दोनों थककर चूर चूर हो गए और अपनी अपनी जगह सो गए। उस दिन के बाद ये हमारा रोज़ का रूटीन बन गया। सुबह हम अपने अपने काम पर जाते, मैं स्कूल और वो कॉलेज। शाम को लौटने पर रात को फिर वही प्यार, वही मस्ती। ऐसे ही करते हुए कई दिन, कई हफ्ते और कई महीने बीत गए। लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। फिर ये सिलसिला इतना गहरा गया कि मुझे लगा मैं रोहन के बिना नहीं रह सकती। 1 बार, 2 बार, हफ्ता, महीना, मुझे उसकी आदत पड़ चुकी थी। लेकिन एक दिन रोहन ने अचानक कहा, मम्मी
जो हम कर रहे हैं ये गलत है, ये ठीक नहीं। तब मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। उसके बाद हमने वो सब बंद कर दिया। फिर वो बोला, मम्मी मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब ऐसा नहीं कर सकते। और सचमुच हमने वो सब छोड़ दिया। लेकिन मेरे लिए ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुझे उसकी आदत पड़ चुकी थी। इसलिए मैं अब अकेले में वही सब करने लगी, वीडियो देखना, खुद को संतुष्ट करना, क्योंकि रोहन से वो सब बंद हो गया था। अब रोहन मुझसे बार बार कहता फिरता है कि वो शादी करना चाहता है, लेकिन अब मेरा दिल नहीं मानता। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो किसी और लड़की के साथ वो सब करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ ही रहे जैसे पहले था। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि ये गलत है, इसलिए मैंने खुद को कैसे भी करके रोक रखा है और अब कभी भी उससे दोबारा ऐसी बात नहीं कहूँगी। ये तय कर लिया है। हालांकि अब मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं उसे चाहती हूँ लेकिन डरती भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये गलत है। और अब पिछले 1 साल से मैं इस उलझन में हूँ। हालांकि शांति दीदी ने कहा था कि मुझे संजय से तलाक लेकर किसी और से शादी कर लेनी चाहिए थी। शायद नौकरी पर या शादी की वेबसाइट्स पर कोई अच्छा इंसान मिल जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। अब ये जो मेरा हाल है, इससे तो शादी ही बेहतर थी। इसलिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब आप लोग ही बताओ, मैं ये सब छोड़ दूं या और क्या करूं? मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।